देखो भाई, वर्ब में कुछ बेसिक बातें हमने की थी। वर्ब का क्लासिफिकेशन किया था सबसे पहली क्लास में। हमने सीखा था कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कौन सी इनट्रांजिटिव होती है, मॉडल वर्ब कौन सी होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सी होती है। ठीक है ना, ऑक्सिलरी के बारे में बात की थी, मेन वर्ब के बारे में कुछ बातें की थी। फिर अगली क्लास में हम लोगों ने कुछ वर्ब के यूजेस देखे थे। तीसरी क्लास में हमने एक्टिव और पैसिव वर्ब को पहचानना सीखा था। आज चौथी क्लास है इर्रेगुलर वर्ब्स। ये मेन वर्ब का हिस्सा है, ठीक है ना। असल में क्या है इर्रेगुलर वर्ब, नाम देखो, नाम काफी कुछ कहता है। क्या कह रहा है? इर्रेगुलर का मतलब जो रेगुलर ना हो। देखो भाई, वर्ब का ना एक ढांचा होता है, फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बेसिक फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून। और ध्यान से देखो कि हर वर्ब का ना एक सीधा सीधा बना बनाया ढांचा है। कि कोई वर्ब है, अगर मान लो एक वर्ब ले लेते हैं डिटेक्ट। अगर इसकी सेकंड फॉर्म कोई पूछे तो कुछ बहुत सोचने की जरूरत नहीं, डिटेक्टेड। और थर्ड फॉर्म कोई पूछे तो सेम, यही सेकंड यही थर्ड। मतलब आमतौर पे हम वर्ब में ईडी जोड़ देते हैं तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। और जिन वर्ब्स में ऐसा होता है उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब, ध्यान से समझना बात को। रेगुलर क्या है, इर्रेगुलर क्या है। रेगुलर उन्हें कहते हैं जो इस रूल का फॉलो करती है। क्या रूल है? कि अगर कोई वर्ब है, ठीक है ना, जैसे मान लो वॉक है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं कहूं सेकंड फॉर्म क्या होगी तो आप कहोगे बस ईडी जोड़ दो, वॉक्ड। और थर्ड फॉर्म भी कहोगे तो भी वॉक्ड। मतलब आमतौर पे हम किसी वर्ब में ईडी जोड़ के उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना लेते हैं। और जो वर्ब इस रूल को फॉलो करती हैं वो सारी वर्ब रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। तो अगर रेगुलर वर्ब में एक ही रूल होता है तो उन्हें कुछ सीखने जैसी जरूरत नहीं। भाई जब सेम ही रूल फॉलो हो रहा है कि हाँ वर्ब है, रेगुलर है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। तो देखो भाई, रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब में ईडी जोड़ने पे उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आ जाती है उन्हें तो रेगुलर बोलते हैं। और क्योंकि उन्हें रेगुलर बोलते हैं तो इसका मतलब हर फॉर्म में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे तो कुछ सीखने को बचता नहीं, एक ही रूल फॉलो हो गया कि ईडी जोड़ दिया, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करती। मतलब वो सारी वर्ब इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। जैसे ऐसे समझे, मैं कहूँ रन की सेकंड फॉर्म क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि रन। ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते, जैसे मान लो मैं कहूँ रीड की सेकंड फॉर्म क्या है, तो आप रीडेड नहीं कहते। रन की सेकंड फॉर्म क्या है, रैन। थर्ड फॉर्म क्या है, फिर से रन। रीड की सेकंड फॉर्म क्या है, रीड। थर्ड फॉर्म क्या है, रीड। मतलब बेसिक बात को समझें कि वर्ब जो है वो नॉर्मली एक रूल को फॉलो करती है कि उसमें ईडी जोड़ दें तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करती, और ऐसी वर्ब को हम लोग इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई, इर्रेगुलर वर्ब कौन सी है? ऐसी वर्ब जिनमें ईडी जोड़ने पे सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती उन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक है ना। आमतौर पे इस पूरी शीट में हमने इर्रेगुलर वर्ब्स ही ली है, मतलब पूरी शीट में। ये शीट आपको मिल जाएगी, कल वाली शीट भी शायद मैं अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो आज मैं दोनों शीट अपलोड कर दूं। इस पूरी शीट को अगर आप थोड़ा देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ से शुरू हुई है, कितनी होंगी, 50-60 होंगी ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ तक है, ठीक है ना। तो इसमें भी दो तरह की वर्ब है। वैसे तो इर्रेगुलर को कई तरह से उनके स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड किया जा सकता है, पर हम ज्यादा उसमें नहीं जाते। देखो भाई, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेम होगी, थर्ड फॉर्म बदल जाएगी। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी रहेंगी, वो बिल्कुल लास्ट में रखी है मैंने, वर्ब दैट नेवर चेंज। ऐसी वर्ब जो कभी नहीं बदलती। जैसे बेट की सेकंड फॉर्म भी बेट रहती है, थर्ड फॉर्म भी बेट रहती है। ब्रॉडकास्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती है। कॉस्ट की कॉस्ट ही रहती है, कट की कट ही रहती है, हिट की हिट रहती है, हर्ट की हर्ट रहती है, लेट लेट ही रहता है। मतलब ये वो वर्ब की लिस्ट है छोटी सी जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें हमने सारी इर्रेगुलर वर्ब्स जो है वो शामिल कर ली, लेकिन आम तौर पे जो पूछी जाती है, मतलब जो अमूमन वर्ब है, कुछ बहुत सारे वर्ब डिक्शनरी में बड़े पैसिव हैं, बहुत कम यूज होते हैं, ना के बराबर। तो अगर हम सारे वर्ड्स की बात करें तो करीब 10 लाख वर्ड्स हैं, तो हम लोगों के एक ह्यूमन माइंड के बस की बात नहीं है कि सारे वर्ड्स को याद कर लें, ठीक है ना। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, ठीक है ना, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। किसी ने पूछा है बेट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको वर्ब दिखाई दे रही है जो इररेगुलर वर्ब है, जैसे बीट, बीट का मतलब पीटना, सेकंड फॉर्म भी बीट है, सेम फॉर्म है, देखो रिपीट हो गई। और थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन। फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिकम, बिकम का मतलब हो जाना, किसी चीज में बदल जाना, परिवर्तित हो जाना, या हो जाना, एग्जिस्ट हो जाना, किसी चीज में बदल जाना। तो बिकेम सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म देखो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, बिकम, बिकम, और सेकंड फॉर्म क्या है, बिकेम। ऐसे ही कम भी होता है, कम की फर्स्ट फॉर्म कम, केम, फिर कम, समझ रहे ना बात को। तो मतलब हम लोग आज उन वर्ब्स पे बात करेंगे जो रेगुलर अपना तरीका उनका नहीं है सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज होने, और इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी और थर्ड फॉर्म क्या होगी। अब यहाँ पे मेरी बात एक ध्यान से सुनना, देखो हम लोग लंबे टाइम से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी वर्ब ऐसी है जो हमें याद है, जैसे टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है, आमतौर पे सब लोगों को पता है। शायद ही आपने कभी सुना हो कि टीच्ड कर दें, टीच को टीच्ड कर दें सेकंड फॉर्म में, ऐसा तो नहीं होता है, क्या होता है, टॉट होता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा काम शुरू होता है, आप समझना, टीच्ड नहीं होता, टॉट होता है। यहाँ पे आपके करने का एक काम है कि जब मैं ये वाली शीट अपलोड करूंगा, ठीक है ना, जल्दी एकदम कर दूंगा क्लास के बाद, तो आपको ये वर्ब डाउनलोड करनी है, ये शीट जो है डाउनलोड करनी है, और इसमें आपको देखना है कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी वर्ब है, हम 70 वर्ब पे अलग अलग बात नहीं कर सकते। और खास बात ये है कि इन 70 में से मान लो अगर ये 70 हैं, तो इसमें से शायद आपको 50, 40, 30 अलग अलग तरीके से आती होंगी, किसी को कुछ आती है, किसी को कुछ आती है। एक एक वर्ब पे बात करें तो ये काफी बोरिंग क्लास हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको क्या नहीं आता, समझना बात, बड़े काम की बात है कि आपको ये शीट डाउनलोड करनी है और देखना है इसमें से किसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको सही नहीं पता है। कैसे करेंगे, स्क्रीन पे हाथ रख लेना, ठीक है ना, स्क्रीन पे हाथ रख लेना और फर्स्ट फॉर्म देख के खुद सोचना दिमाग में कि सेकंड और थर्ड क्या हो, और उसे फिर देख लेना कि जो आपने सोची है वो सही है या नहीं है। फिर आप फर्स्ट फॉर्म देखोगे, फिर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म देखोगे, जैसे बिगिन, बिगिन का मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन और थर्ड फॉर्म बिगन, समझ रहे हो। तो इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सीधा सीधा स्ट्रक्चर नहीं है कि ये ऐसे ही चेंज होगी। इनका क्या है, आपको याद करनी पड़ेगी कि किसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है और किसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है। इसीलिए हम इन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई रेगुलर चेंज नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। कभी किसी ने पूछा था कि हमें पता ही नहीं इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, हम एक्सरसाइज कैसे लगाएं। तो देखो वो जो आपको एक्सरसाइज या क्विज मैंने दिया था, वो सिर्फ इसलिए दिया था आप समझ पाओ कि आपको वहां पे क्या पढ़ना है। जब आपने उसे लगाया होगा तो आपका दिमाग कई जगह फंसा होगा कि यार क्या लगाऊं अब इसमें, समझ रहे ना, कई जगह ऐसा हुआ होगा, सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो वो जो अब क्या करूं वाली सिचुएशन है, वो पहले से अगर आपके दिमाग में, जैसे आपको पहले से पता है कि मुझे ये वाली समस्या का समाधान चाहिए, तो आप समाधान ज्यादा आसानी से ढूंढ लेते हो। और अगर आपको समस्या ही ना पता हो तो समाधान कैसे ढूंढोगे। देखो ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये काफी एक्सपेरिमेंटल है, मैं सही आपको बात बताऊं कि ये काफी एक्सपेरिमेंटल है, मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरह से पढ़ाता है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा फायदा मिले, उसके लिए थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे कि कैसे चीजें ज्यादा आसानी से समझ में। जैसे कल हमने एक शीट दी थी तो आप लोगों ने लगाई, फिर हमने क्लास ली, क्लास के बाद आप लोगों ने लगाई, तो लगभग सबका स्कोर जो था वो काफी सुधर गया। और क्योंकि उसमें इतने सेंटेंस होते हैं तो ये तो नहीं आप कह सकते कि आपको याद हो गए कि कौन कौन से। और जब मैं आपको क्लास से पहले देता हूं तो आप सॉल्यूशंस पे मत जाया करो कहाँ पे किसका सॉल्यूशन क्या था, क्योंकि वो शीट आपको क्लास के बाद फिर से लगानी, सॉल्यूशन मत देखा करो, हालांकि उसमें सॉल्यूशन तो दिया नहीं होता, आंसर दिया होता है। तो आप क्या है कि उसको ये मत देखा करो आपके कौन कौन से गलत हुए, आप बस ये देखा करो कि 30 में से इतने गलत हो गए आपके, क्यों हुए। अब इसको समझने के लिए आप क्लास में आए, क्लास के बाद आप दोबारा से उसी शीट को लगाओगे और हर बात समझ के लगाओगे कि आपने क्यों लगाया है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ लगा दिया और तुक्के में सही हो गया तो इसका मतलब आपको आता नहीं था, वो तो एक तुक्का है, लक है, ठीक है ना। तो अब तुक्के में नहीं जाएंगे,
हम लोग इसकी बात करेंगे। तो पहली तो बेसिक बात, ये शीट आप डाउनलोड करोगे और एक तरफ से देखोगे कि कौन कौन सी वर्ब की आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती, और जिन जिन की नहीं आती है आप सिर्फ उन्हीं को कॉपी पे लिखना और उन्हें दो एक बार याद करेंगे। पहला काम आपका ये, मैंने आपसे बोला था कि होमवर्क आपको मिलेगा इस क्लास में, बिना होमवर्क के होगा ही नहीं जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं जिनके मीनिंग नहीं पता होंगे, आप मीनिंग ढूंढेंगे, मीनिंग मैंने हिंदी में सबके नहीं लिखे, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी है जिसके बारे में हमें बात कर लेना है। ये तो सीधी सीधी है कि आपको इनको याद करना है कि किसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। और इसमें से भी मैं बता रहा हूँ कि आधी से ज्यादा आपको याद है, बस शायद किसी की 10 वर्ब निकलेंगी, किसी की 20 निकलेंगी, किसी की 15 निकलेंगी, आपको उन्हीं पे काम करना है। तो हम यहाँ पे सब पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ खास वर्ब पे बात करते हैं जहां से आमतौर पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे पहला पेयर देखो, ये जो मैंने कलरफुल कर रखा है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे थे और आपको एक नोट पड़ा मिल गया, ठीक है ना, तो आपने उसे पा लिया या आपने उसे खोजा है, तो आप क्या कहोगे, आई फाइंड अ नोट ऑन माई वे। आपने रास्ते में एक नोट आपको मिल गया, आई फाइंड अ नोट ऑन माई वे। अब देखो आई के साथ वर्ब प्लूरल आती है इसलिए हमने फाइंड लगाया, फाइंड्स नहीं लगाया, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अभी देखो अगर आपसे कहता कि ये नोट आपको अभी नहीं मिला, ये नोट पास्ट में मिला था, तो पास्ट में मिलने के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर आप लगाते आई फाउंड, इसका मतलब आपको मिला था। समझ रहे हैं? एक बात ध्यान रखना कि सेकंड फॉर्म को खासतौर से ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट शो करती, और ये कहीं पर भी यूज नहीं होती है, पूरी इंग्लिश में कहीं भी नहीं, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट शो करती है। तो कहीं भी आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए तो आप समझ जाए सेंटेंस पास्ट है। समझ रहे हैं ना बात को? इस बात को बहुत ध्यान रखना, एक्सरसाइज लगाते हुए आपको बहुत काम आएगी। तो जब मैंने कहा कि आई फाइंड या आई फाउंड, तो आई फाइंड बता रहा है कि प्रेजेंट में मिला है, आई फाउंड बता रहा है कि पास्ट में मिला है। समझ गए बात को? और इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, फाउंड। देखो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड है, थर्ड फॉर्म फाउंड है, लेकिन अगर इसको देखें तो ये रेगुलर वर्ब है फाउंड। इसको भी मैंने इर्रेगुलर में इसलिए रखा है कि आपको इन दोनों में अंतर बताया जा सके, क्योंकि अंतर से क्वेश्चन बनता है। फाउंड का मतलब होता है नींव रखना, जैसे कोई काम शुरू करना, जैसे कहते हैं ना नींव रख दी घर की। तो अगर मैं कहूं ही फाउंडेड अ यूनिवर्सिटी, ही फाउंडेड अ यूनिवर्सिटी, तो आप कह रहे हैं कि उसने यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, क्योंकि फाउंडेड क्या बता रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट बात है। अगर मैं कहता ही फाउंड्स अ यूनिवर्सिटी, ही फाउंड्स, देखो फाउंड्स क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया इसका, और सिंगुलर आएगा ही के साथ, तो वो यूनिवर्सिटी की नींव रखता है, मतलब अभी प्रेजेंट में। समझ रहे हैं ना? तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, दोनों सेम है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे आपको क्या लगाना है, मीनिंग के हिसाब से, उसे कोई चीज मिली है, खोजी है, या नींव रखी गई। अगर नींव रखी गई है तो सेकंड फॉर्म फाउंडेड और फाउंडेड होगी, और अगर उसे कोई चीज मिली है तो सेकंड फॉर्म फाउंड और फाउंड होगी। समझ रहे हैं ना बात को? इसकी सिंगुलर फॉर्म फाइंड्स होगी, इसकी सिंगुलर फॉर्म फाउंड्स होगी। एस लगा देंगे, सिंगुलर हो जाएगी। तो इन दोनों से कई बार क्वेश्चन बनता है, फाइंड की जगह फाउंड और फाउंड की जगह फाइंड लगा के एरर दे देता है। तो आपको इसे समझना पड़ेगा, दोनों में बेसिक फर्क है, इनके मीनिंग से समझें। देखो अगला पेयर है फ्लाई और फ्लो। इसमें देखो फ्लो जो है ये रेगुलर वर्ब है, फ्लो की सेकंड फॉर्म फ्लोड, फ्लोड है, लेकिन फ्लाई इर्रेगुलर वर्ब है, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। तो इन्हें मैंने इसलिए रखा है इर्रेगुलर वर्ब में कि इसके अंतर पे बात की जा सके, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से इससे काफी क्वेश्चन आए। भाई किसी का कैमरा ऑन है, आप लोग बंद कर लें। देखो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्ल्यू इसकी सेकंड फॉर्म है और फ्लोन थर्ड फॉर्म है। और फ्लो का मतलब होता है बहना, जैसे हवा बहती, पानी बहता है, तो ये क्या होगा, फ्लो। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक सेंटेंस आपको दूं, ही वॉज फ्लोइंग, ही वॉज फ्लोइंग अ काइट, तो ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। यहाँ काइट बह नहीं रही है, पतंग बह नहीं रही, पतंग उड़ रही है, तो फ्लोइंग गलत हो जाएगा, आपको क्या लगाना पड़ता, फ्लाइंग अ काइट। मतलब दोनों में देखो एक दूसरे की जगह लगा देगा, और ये काफी जो है क्या दिखता है, सिमिलर दिखता है। तो हम लोग अक्सर उस एरर को पकड़ नहीं पाते हैं, उसे हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, या वो आपकी नजरों से दिखाई नहीं देती। तो आपको उसे देखना है कि फ्लाई और फ्लो में फर्क होता है और यहाँ से एरर आती है, फाइंड और फाउंड में फर्क होता है और यहाँ से एरर आती है।
तो जैसे फ्लो ही लगाना हो, जैसे मैं कहूँ रिवर फ्लोज, तो मैं ये नहीं कह सकता रिवर फ्लाइज, रिवर फ्लोज, नदी बहती है, नदी उड़ती नहीं है, तो रिवर फ्लाइज नहीं लिख सकते थे आप। समझ रहे बात को, दोनों में फर्क क्या है। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि एरर जब भी आती है तो इनकी सेकंड फॉर्म लगाकर ही आती है। जैसे ऐसी ही एक वर्ब है, बाकी सब वर्ब पे आपको काम करना है, आपको छोड़नी एक भी नहीं, आपको देखना है कि आपको कौन सी नहीं आती है, जो नहीं आती है उसका मीनिंग भी ढूंढेंगे और उसे याद भी करेंगे। लेकिन जहां से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है उस पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। जैसे हैंग और हैंग दो वर्ड है, दोनों वर्ब है, लेकिन दोनों में काफी अंतर भी है। एक हैंग होता है लटकाना और एक हैंग होता है फांसी देना। आप कहोगे फांसी देना भी लटकाना होता है, लेकिन नहीं, दोनों के मीनिंग अलग है। लटकाना मतलब किसी चीज को ऐसे लटका देना, फांसी देना का मतलब जान से मारने के लिए फांसी देना। अब देखो लटकाने वाले की सेकंड फॉर्म होती है हंग और हंग, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये इर्रेगुलर वर्ब है। लेकिन हैंग जो फांसी देने वाली है रेगुलर वर्ब है, हैंग्ड हैंग्ड। अगर मैं कहूं ही हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल, मान लो एक एग्जांपल ले लें, ही हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, इसका मतलब है उसने दीवार पे पिक्चर को फांसी दे दी। बात गलत हो गई। हैंग्ड जो है फांसी देने की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो आपको क्या लगाना चाहिए था, ही हंग, उसने एक तस्वीर को दीवार पर टांग दिया, लटका दिया। समझ रहे ना बात को, बात को समझे कि दोनों में फर्क है। तस्वीर लटकाई जाएगी तो सेकंड और थर्ड फॉर्म हैंग आएगी, फर्स्ट फॉर्म सेम आएगी, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म सेम है, सिमिलर फॉर्म भी सेम है। तो हैंग हैंग, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म हंग हंग है और इसकी हैंग्ड हैंग्ड है। तो दोनों में फर्क समझना, इससे काफी एरर आज तक पूछी गई है क्योंकि दोनों सेम जैसे है। अगले पे चले। अगला एक पेयर है आपका, यहाँ पे 3 है, ले लाए लाए, ठीक है ना, ला ला ला, ले लाए लाए, समझ रहे हैं ना, ले लाए लाए। ले का मतलब होता है किसी चीज को रखना। जैसे मैं आपसे कहूं कि अपना मार्कर नीचे रख दो, तो मैं आपसे कहूंगा ले योर मार्कर डाउन, या ले योर पेन डाउन, अगर आपके हाथ में पेन है तो पेन को नीचे रख दो। तो नीचे रखने को क्या कहते हैं हम लोग, ले। और अगर मुर्गी अंडे देती है या कोई और जानवर अंडे देता है तो उसको भी ले कहते हैं। जैसे द hen laid an egg, मुर्गी ने एक अंडा दिया, ठीक है ना। तो देखो ये ले का मतलब क्या है, अंडा देना या किसी चीज को नीचे रख देना। तो रखने के सेंस में और अंडे देने के सेंस में ले आता है, और ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। इसके बाद देखो लेड और लेड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। समझ रहे ना बात को। इसकी बात एक और भी है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ले जो है ये हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आप कभी ना पहचान पाए कि ले लगाना है कि लाई लगाना है, तो आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझना पड़ेगा। अब जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है वो यूट्यूब पे जाके देखना, क्योंकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे हम बात कर चुके हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है इसके बाद में एक एक ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे लेड आ गया, द हैन लेड, अगर इतना सेंटेंस होता है ये पूरा नहीं होता। मुर्गी ने दिया, क्या दिया, एक अंडा, तो एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। लेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर दी होगी, तभी लेड आएगा, वरना लेड नहीं आ सकता है। समझ रहे ना बात। ले योर पेन डाउन, यहाँ पे किस चीज को रखा गया, पेन को रखा गया, एक्शन पेन पे हो रहा है तो पेन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। समझ रहे। और देखे बात को, अगर ले के बाद देखे तो लाए, लाए झूठ बोलना है, जो कि एक रेगुलर वर्ब है, और इसकी देखो सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के बन गई है, ठीक है ना, डी जोड़ के बन गई। तो लाइड लाइड, लाइड का मतलब झूठ बोलना, सेकंड और थर्ड फॉर्म लाइड है। और एक होता है लाए, लाए जो है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ध्यान देना, जब आप एग्जाम में होगे ना तो आपको ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि वहां पे आप देखते बता सकते हो कि लाए लगेगा कि नहीं लगेगा। कंफ्यूजन क्या होता है कि लाई की जो सेकंड फॉर्म है और ले की जो फर्स्ट फॉर्म है सेम है। लाई का मतलब होता है लेटना, ठीक है ना, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव का मतलब इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। जैसे मैं कहूं आई ले डाउन, मैं लेट गया, तो मैं खुद लेट गया, इसमें किसी एक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट पर ही ये एक्शन हो रहा है। और जब मैं कहता हूं ही इज लाइंग डाउन, तो वो लेटा हुआ है या लेट रहा है, ठीक है ना।
लाए का एक मतलब और भी होता है किसी चीज का होना, किसी चीज का स्थित होना कहीं पे। जैसे मैं कहूं द प्रॉब्लम लाइज इन हिज एटीट्यूड। समस्या कहाँ है? समस्या उसके रवैये में है। तो यहाँ पे किसी चीज का होना दिखा रहा है, एटीट्यूड, ठीक है ना, किसी समस्या का होना दिखा रहा है। जब वो कह रहा है द प्रॉब्लम लाइज इन हिज एटीट्यूड, समस्या उसके रवैये में कहीं स्थित है। तो हालांकि स्थित को हम लोग हिंदी में पढ़ते नहीं है जब मीनिंग निकालते हैं, लेकिन फिर भी देखे द प्रॉब्लम लाइज इन हिज एटीट्यूड, समस्या उसके रवैये में है। तो लाइज का एक मीनिंग ये भी है, ये भी सेम है, यही वाला। लाइज का एक मीनिंग स्थित होना भी होता है। जैसे मैं कहूं द कासल, कासल का मतलब समझते हैं ना, कासल का मतलब किला। द कासल लाइज नियर द रिवर, कासल लाइज नियर द रिवर। तो किला कहाँ पे स्थित है? नदी के किनारे पर स्थित है, नदी के पास स्थित है। नियर का मतलब पास में। तो जब आप लाए का ये वाला मीनिंग निकालते हैं, समझो लाए के कितने मीनिंग है इस लाए के। लाए का मतलब झूठ बोलना भी है, लेकिन वो अलग वर्ब है और वो एक रेगुलर वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म भी लाइट है, थर्ड फॉर्म भी लाइट है। लेकिन लाई ये एक इरेगुलर वर्ब है, लाए ले लेन, समझ रहे हैं ना, लेन थर्ड फॉर्म, ये लेटना। और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो द कासल लाइज नियर द रिवर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि रिवर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ध्यान दो, मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट हम उसी को मानेंगे जिस पर असर पड़ता हो। किले का होने का नदी पे कोई असर नहीं पड़ता, समझ रहे हैं ना, तो इससे नदी तेज हो जाती है ना धीरे हो जाती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लाए का ऑब्जेक्ट क्या है, रिवर है। नहीं, रिवर ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक ट्रांजिटिव सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं। अब जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में थोड़े से परेशानी में है, तो वो सबसे पहली वाली वीडियो फिर से यूट्यूब पे देखें। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी शीट बीच में छोड़ देते हो, आप सोचते हो कि नहीं ये तो बकवास है या हमें आती है, तो आप परेशान हो गए आगे जाके उसी शीट की वजह से। तो थोड़ा भरोसा करके पढ़ेंगे तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे। तो जब हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात कर चुके हैं, तो यहाँ मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जब कभी एक्सरसाइज लगाने की बात आएगी तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको काफी मदद करेगा। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को देखना, इन्हें मैंने कलरफुल बनाया ताकि आप आराम से ध्यान से इन पे जब आप शीट को डाउनलोड कर लोगे तो ध्यान दे सको। ऐसे ही देखें, एक अगला और है, इसको भी आपको ध्यान देना है। लाइट, लाइट का मतलब दो होते हैं, एक तो लाइट नाउन होती है, हालांकि लाइट नाउन भी होती है। नाउन का मतलब क्या होता है? लाइट आप उसे कहते हैं जो जलती है, जैसे आप कहते हैं बल्ब जल रहा है उसे लाइट कहते हैं। आप लाइट प्रकाश को कहते हैं, ठीक है ना, प्रकाश। आप लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश मतलब रोशनी को। और लाइट एक एडजेक्टिव भी है, ध्यान देना, इन पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनके कई मीनिंग। लाइट एक एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहूं दिस पेयर ऑफ शूज इज लाइट, अगर मैं कह रहा हूं दिस पेयर ऑफ शूज इज लाइट, तो लाइट एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि जूते कैसे हैं, लाइट है, हल्का, ठीक है ना। इट वॉज अ लाइट टॉपिक, जब आप कहते हैं लाइट का मतलब हल्का, मतलब कि आसान। तो लाइट एक एडजेक्टिव है जो हल्के के सेंस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लाइट एक वर्ब भी है, प्रकाश देना, ठीक है ना, या किसी चीज को जलाना, वो क्या है? लाइट। और लाइट में खास बात यह है कि लाइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म आमतौर पे लेट होती है, लेकिन लाइटेड भी होती है। ध्यान देना, ये कम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ध्यान देना, अगर आपको ऑप्शन में लाइटेड और लेट दोनों मिल जाएं तो आप लेट के साथ जाओगे, प्रेफर करोगे। और अगर दोनों लगा सकते हो तो दोनों लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन मॉडर्न यूज में लेट ज्यादा आती है, लाइटेड कम आती है। हालांकि दोनों सही हैं, लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी तो आप लेट के साथ जाएंगे। समझ रहे हैं अभी बात को? अगला देखें, ऐसा ही एक पेयर है, राइज और रोज, राइज और रेज। यहाँ पे भी फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की जरूरत पड़ेगी। राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब देखो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमें कैसे हेल्प करेगा। रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है,
अगर आपको इनके मीनिंग ना भी पता हो, बस ये पता हो कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, आप तब भी सही आंसर लगाओ। कैसे? ध्यान से देखो, मैं कहूं आई रोज माई हैंड, मैंने अपना हाथ उठाया, ठीक है ना, ये बात कहे। राइज का मतलब होता है उठना, ऊपर उठना, और रोज का मतलब होता है उठाना, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं आई रोज माई हैंड, मैंने अपना हाथ उठाया, तो बात गलत हो गई, क्योंकि ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद तो माई हैंड हो ही नहीं सकता। तो आपको कहना पड़ेगा आई रेज्ड माई हैंड, मैंने अपना हाथ उठाया। जैसे मैं कहूं कि राइज का मतलब क्या होता है? उठना। जैसे हम कहते हैं कोई चीज ऊपर उठती है, जैसे मैं कहूं द सन राइजेस, सूरज उगता है, इन द ईस्ट, पूरब में। अब इन द ईस्ट देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, सूरज के उगने से पूरब पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में प्रॉब्लम है, फिर जोर दे के कह रहा हूं, आपको पहली जाके वो देखनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है ना। अब जब मैं कह रहा हूं, अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा हुआ था सन रेजेस, तो आपको पता है रेजेस तो क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसका मतलब रेज गलत है, राइजेस होना चाहिए। रेज का मतलब होता है उठाना, मतलब जिसके लिए किसी को जरूरत पड़नी पड़े, और कोई चीज भी होगी जिसको उठाया जा रहा है, जिसको उठाया जा रहा है वो कोई चीज भी होगी, तो रेज के बाद ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है, राइज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोनों में फर्क आपको समझना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? फिर देखो, अगर अगले पे आए तो शो। शो के बारे में इसलिए बात करने की जरूरत है क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म में गड़बड़ है। शो का मतलब होता है दिखाना, शोड होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म शोन भी होती है और शोड भी होती है, कम लोग जानते हैं। देखो, थर्ड फॉर्म शोड भी हो सकती है, शोन भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको दोनों में से प्रेफर करना हो तो आप शोन के साथ जाएं। हालांकि शोड भी ग्रामर में एक्सेप्टेबल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है शो का, तो आप याद रखेंगे इसकी थर्ड फॉर्म शोन और शोड दोनों होती है। जैसे मैं कहूं आई हैव शोड यू, आज मुझे लग रहा है क्लास दूसरे सेक्शन में जाएगी। जैसे मैं कहूं आई हैव शोड यू माई हाउस, तो मैंने तुम्हें अपना घर दिखाया है, तो शोड भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं। हाँ, अगर इसकी जगह शोन लगाने का आपके पास ऑप्शन होता तो आप इसे शोन लगाते, समझ रहे? गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसे हटा के कुछ और लगाना हो तो आपको शोन लगाना पड़ेगा, शोन ज्यादा सही है। ज्यादा सही का मतलब आप समझते हैं, ज्यादा सही क्या होता है? देखो, असल में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की एक बड़ी हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है, 500-700 साल की कहें, या शायद 800-900 साल की कहें, शेक्सपियर से भी अगर माने, उससे पीछे ना भी माने, क्योंकि तब लैंग्वेज का मीन फॉर्म बहुत अलग था। या ये कहे कि जो अभी हम पढ़ते हैं, ये परफेक्ट वाली जो इंग्लिश है, ये बहुत पुरानी नहीं, ये थोड़ी पुरानी है, मेरे ख्याल से 250-300 साल पुराने के अगर आप ऐसे या बुक्स वगैरह देखेंगे उठा के, तो वो आपको इस फॉर्म में मिले। आप शेक्सपियर की इंग्लिश पढ़ते हो, क्या समझ में आती है? नहीं आती है ना, तो उसकी फॉर्म काफी अलग है, तो उसके बाद से इंग्लिश है। तो ये क्या है, ये वो फॉर्म है जो पहले कभी इस्तेमाल होती थी और फिर बाद में ये एक्सेप्टेबल हो गई। या ये भी हो सकता है कि कभी ये वाली इस्तेमाल होती थी, धीरे धीरे ये वाली भी विकसित हो गई, ये भी लोग यूज करने लगे। तो इस तरह से जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों ही एक्सेप्टेबल फॉर्म है, लेकिन एक ज्यादा इस्तेमाल होती है, एक कम, इसलिए कभी जरूरत पड़े तो आप शोन के साथ जाएंगे। ऐसे ही एक वर्ब और है, देखो वेक। वेक का मतलब किसी को जगाना या जागना नींद से, वो किसकी सेकंड फॉर्म है और वेकन थर्ड फॉर्म है। जैसे मैं कहूं आई वोक अप, मैं जाग गया। मैं ये भी कह सकता था आई वेक्ड अप, मैं जाग गया। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि वेक्ड भी एक्सेप्टेबल फॉर्म है, लेकिन अगर आपको जाना पड़ेगा, आपको लगाना है, और ऑप्शन में आपको वोक या वोक वेकन मिलेगा सेकंड या थर्ड फॉर्म की जगह, तो आप उन्हीं को प्रेफर करेंगे, वेक्ड के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन ये गलत नहीं, समझ रहे हैं ना? कारण ये कि कम यूज होती है, ये ज्यादा यूज होती है।
या ये कहें कि ये दुनिया के किसी एक हिस्से में इस्तेमाल होती हैं, ये पूरी दुनिया में यूज होती हैं। ऐसे भी आप इस बात को समझ सकते हैं। बताओ भाई कोई समस्या हो तो। इसके बाद आ जाओ दूसरे इसमें, कुछ वर्ब ऐसी भी है जो कभी भी चेंज नहीं होती। हालांकि मैं आपको फिर बताता हूँ, इसमें एक खास वर्ब यहाँ पे दिख रही है हमें, ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट पे थोड़ा ध्यान देना कि ब्रॉडकास्ट को जब आप सर्च करोगे तो कुछ डिक्शनरी में इसका ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड भी थर्ड और सेकंड फॉर्म मिलेगी, लेकिन असल में क्या है, अभी बताता हूँ। देखो भाई, ब्रॉडकास्टेड और ब्रॉडकास्टेड होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है, और अभी तक जब भी कंपटीशन में आया है तो उन्होंने ब्रॉडकास्टेड को गलत ही माना है, तो इसलिए मैंने इसे इन फॉर्म में रखा है जो कभी नहीं बदलती। तो ब्रॉडकास्ट, 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 ऐसे ही एक वर्ब इसमें आई नहीं, टेलीकास्ट, इसी का मीनिंग होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या था, प्रसारण करना, जैसे टीवी पे कोई चीज आती है प्रसारित होती है, तो ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही रहती है, कहीं पे आपको ब्रॉडकास्टेड मिलेगा, आप नहीं लगाओ। देखो भाई, वेक का मतलब होता है जगाना, एक क्या कहें, जैसे मैं कहूं स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूं अस्लीप, तो अस्लीप एक अवस्था है। जैसे मैं कहूं आर यू अस्लीप, तो वो पूछ रहा है कि आप क्या नींद की अवस्था में हो। और अगर आपको वर्ब लगाना पड़ेगा तो आपको पूछना पड़ेगा आर यू स्लीपिंग, क्योंकि सेंटेंस आर के हिसाब से फिर आईएनजी बनाए। कहने का मतलब अस्लीप एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल ऐसे ही वेक और अवेक है। वेक एक वर्ब है और अवेक एक एडजेक्टिव है। अवेक आपको बताता है सिचुएशन क्या है, मतलब परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। अगर मैं पूछूं आर यू अवेकनिंग, तो बात गलत हो जाएगी। हालांकि अवेक का यूज कभी कभी वर्ब की तरह होता है, ना के बराबर। लेकिन वैसे देखें, अगर मैं कहूं आर यू अवेकनिंग, तो बात गलत हो जाएगी, मुझे कहना पड़ेगा आर यू अवेक, क्या जाग रहे हो। और अगर मुझे वेक लगाना पड़े तो मुझे कहना पड़ेगा वेक की वेकिंग, आर यू अवेक। भाई वेकिंग मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो जो चीज मैंने पढ़ी नहीं है या जिसमें मैं डाउट में हूं आपको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप अवेक और वेक में ये फर्क समझ लें कि इसकी आईएनजी फॉर्म ना के बराबर यूज होती है, सिर्फ अवेकनिंग यूज होती है जागरण के सेंस में। अगर आप अवेकनिंग की बात करो कि नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती। अवेकनिंग का मतलब होता है जागरण के सेंस में, जागने के सेंस में, समझ रहे हैं ना, जागरण। तो उसे कहते हैं, जैसे कोई आदमी लंबे समय से सोया हुआ जाग गया, या आप कहें कि पुनर्जागरण हो गया, अवेकनिंग हो गई किसी फील्ड में, किसी आदमी में कोई क्या कहें कि धार्मिक कोई चीज जागृत हो गई, तो उसे अवेकनिंग कहते हैं, किसी चीज के प्रति जागरूक होना। अब देखो, ये जो वर्ब है इन सब में मैंने आपको बता दिया कि शीट डाउनलोड करनी है, क्या क्या करना है, सारी बात मैं आपको कर चुका हूँ कि आपको इस शीट के साथ क्या करना है। और देखो इसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी वो पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे आपको दिखाई दे, तो आप लोग इसे फिर से साइट पे जाओगे, लगाओगे। बस एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप इन्हें लगाओ तो आपको कई बार प्रेजेंट और पास्ट में डाउट होगा, तो ध्यान से देखना कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऐसा हिंट दिया होगा जिससे पता लगेगा बात पास्ट की है या प्रेजेंट की। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें, ही सॉ अ स्नेक हैन व्हेन ही लाइट द लाइट द लैंप। अब यहाँ पे देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए सेंटेंस पास्ट है या प्रेजेंट, तो ये सी की सेकंड फॉर्म बता रही है कि सेंटेंस पास्ट, तो इसका मतलब यहाँ भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, तो क्या लगाना पड़ेगा, लिट या लाइटेड। समझ रहे हैं ना मतलब। लर्नड पे भी आएंगे कृति, समझो बात को। मुझे लग रहा है दूसरा सेशन हमें लेना पड़ेगा, 5-10 मिनट का होगा, तो कोई बात नहीं, एक एक करके सारी बात करेंगे। देखो, द न्यूज ऑफ हिज डिमाइज ब्रॉडकास्ट ऑन द, अब ये किसी भी सेंटेंस में हो, वैसे तो ये लास्ट नाइट बता रहा है कि पास्ट की बात हो रही, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए, लेकिन ब्रॉडकास्टेड तो होती नहीं है, तो आप ब्रॉडकास्ट ही लगा दें। जैसे धर्मपाला फाउंड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कभी कभी ये भी होता है कि आपको सेंटेंस में दिया नहीं होता कि वो बात पास्ट की है या प्रेजेंट की है, आपका अपना एक्सपीरियंस बताता है कि वो पास्ट की है या प्रेजेंट। जैसे गांधी जी पैदा हुए, कोई बताएगा कि बात प्रेजेंट की है कि पास्ट की, हमें पता है पास्ट की। जैसे मैं कहूँ शेक्सपियर पैदा हुआ, हमें पता है शेक्सपियर पास्ट में पैदा हुआ,
तो कई बार ही आपको कोई ऐसा वर्ड दिखाई नहीं देगा जो बताएगा कि ये पास्ट की बात है या प्रेजेंट की, लेकिन उसका एक्शन बताएगा। जैसे धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी, तो बहुत पुरानी बात है, शायद 11वीं सदी की। तो जब आप ऐसी बात कहते हैं तो आपको पता है ये पास्ट की बात है। और नींव रखना, फाउंड, फाउंड की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, क्या लगाएंगे, फाउंडेड। समझ रहे ना बात को? हर एक सेंटेंस में आपको ऐसी कोई बात मिल जाएगी जिससे ये पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। और अगर नहीं मिलेगी तो ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आप दोनों को लगा सकते हो। जैसे देखें ध्यान से, ही हैज रीड द बुक बिफोर आई केम। अब यहाँ पे क्या है, रीड द बुक, ठीक है ना। रीड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हैड होना चाहिए, गलती से ये हैज है। ही हैड रीड द बुक। अब क्योंकि ये देखो बाद में बता रहा है, यहाँ पे आपको पता है रीड की थर्ड फॉर्म लगानी। अब रीड की तो तीनों फॉर्म रीड होती है, तो अब कोई भी रीड लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हालांकि इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा होता है। जब हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ते हैं रीड, और जब सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं रेड। तो ही हैड रेड द बुक बिफोर ही आई केम। प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, स्पेलिंग सेम। जब देखो ध्यान से देखो कुछ ऐसा सेंटेंस, जैसे यहाँ पे देखो, ही लाइड टू मी अबाउट हिज कमिंग येस्टरडे। तो येस्टरडे, आपको सेंटेंस पूरा ध्यान से देखना है, आपको सिर्फ ये खाली जगह नहीं देखनी, आपको सेंटेंस पूरा देखना है। देखो येस्टरडे हमें बता रहा है बात बीते हुए कल की है, पास्ट की। पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और ये झूठ बोलने के सेंस में आया है तो क्या आएगा, ही लाइड टू मी अबाउट हिज कमिंग येस्टरडे। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखो, लाई डाउन योर गन, लाई योर गन डाउन, ठीक है ना। यहाँ पे लाई नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ले योर गन डाउन, ठीक है ना, ले होना चाहिए था यहाँ ऑप्शन में, क्योंकि वो कह रहा है बंदूक नीचे रख दो, यहाँ नीचे रखने की बात हो रही। और देखो बाद में गन आया है, किसे रखना है, गन को। इसका मतलब यहाँ पर कुछ वर्ब जो आएगी वो ट्रांजिटिव होगी, लाई तो आ नहीं सकती, वो इंट्रांजिटिव है, तो ले आएगी, ले योर गन डाउन। अगला देखो, जैसे आई टीचर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर हमें बता रहा है कि बात पास्ट की है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, टॉट आएगी। तो जब भी अब आप दोबारा से इस एक्सरसाइज को लगाने जाओगे, ये सेशन जैसे खत्म होगा मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगा, दो चार बातें और बची, खत्म होने वाला है। लेकिन देखना ध्यान से कि जब भी आप सेंटेंस लगाओगे तो आप पहले उसे पहचानने की कोशिश करोगे प्रेजेंट है कि पास्ट है, और वो पता भी आपको वर्ब की फॉर्म से ही लगेगा। कहीं पे और कोई वर्ब दे रखी होगी, कहीं ऐसा वर्ड दे रखा होगा, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीकेंड, ऐसा कुछ।